अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। लास्ट क्लास में आइस 40 कराया था मैंने और उसका एक होमवर्क दिया था। एक सवाल क्लास में किया था मैंने बोर्ड पे, और एक 2012 जून का होमवर्क दिया था, और कहा था मैंने कि इसका जो सोल्यूशन है वो बड़े मुश्किल, मुझे तो मुश्किल लगा था, तो मैंने कोशिश की थी कि उसको मैं अगर आसान फॉर्म में सॉल्व करके दे सकूं, तो मैंने वो पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी थी। चलें, पहले तो जिन लोगों ने होमवर्क किया है तो उनके लिए दुआ कर लेते हैं। सिंपल सवाल था, इसमें मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। वैसे कोई मसला है? और नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा आपको। मैंने कोशिश तो की थी कि काफी डिटेल्ड सोल्यूशन बना दूं, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर उसमें कुछ पूछना हो आपने तो पूछ लीजिएगा ग्रुप में। और उसके अलावा मैंने जो यासिर साहब की बुक में चैप्टर है आखिरी, उसमें से भी मैंने मार्क तो करवा ही दिए थे कि कौन कौन से सवाल आप कर सकते हैं। तो उसमें भी एक सवाल है जो कौन सा, IFRS 5 में क्वेश्चन नंबर 5 प्रिंट हुआ है, तो उसमें भी मुझे लग रहा है सोल्यूशन में कुछ मसले हैं। तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसका ना सोल्यूशन ठीक करके तो आपको अवेलेबल कर दूं। चलें जी, अब आगे चलते हैं। और मैं ग्रेड 2 करवा रहा हूँ आपको, और इस दूसरे ग्रेड के अंदर IS36 करा दिया, IS40 हो गया, IFRS 5 कर लिया। अब आते हैं ये IS19, ये जो IS19 और IFRS 2 ये मिला के एक लाइन बनाई हुई है, और इसमें साथ एक और पोर्शन IFRIC 14। तो ये सेट है पूरा। ये करते हैं, IS19 करते हैं। IS19 जो है ना, ये आसान ही है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है सच, लेकिन है बहुत बड़ा IS, और इसकी टेस्टिंग भी आसान ही है। IS में बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, मैंने कोशिश की है इसको जितना समेट सकूं। काफी सारी बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर, और जो ICAP की बुक में लिखा हुआ बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। तो मैंने ICAP की बुक से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि स्टैंडर्ड सिलेबस में है ना, ICAP की बुक सिलेबस में नहीं, स्टैंडर्ड सिलेबस में आपके, लेकिन जितना स्टैंडर्ड के अंदर कहानियां लिखी हुई हैं उनको जितना भी मुझे लगा कि मैं एग्जाम लेवल को देखते हुए, स्टूडेंट को देखते हुए इसको थोड़ा समराइज कर दूं, तो वो समराइज किया आपको। तो ये जो पीडीएफ के नोट्स आपके पास हैं, ये मैं जितना समराइज कर सकता था, कितने पेजेस हैं? 13 पेजेस हैं। जितना समराइज कर सकता, सबसे ज्यादा समराइज नहीं मुझसे हो रहा था, तो ये आपको समराइज करके दिया है। वैसे IAS तो कोई 200 के करीब पैराग्राफ का है। अच्छा, ग्रुप में भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मैं फिर अर्ज कर देता हूं कि मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूं ये मेरे हिसाब से कम अज कम है, सफिशिएंट है। हाँ चलें ठीक है, सफिशिएंट है। आप ये नोट्स पढ़ लें, स्टैंडर्ड के हिसाब से सफिशिएंट है। फिर प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं हम कि जो यासिर साहब की बुक है उसको मैं बार बार इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कंपाइल इस तरह से और है नहीं कहीं। अभी मैं इस
मुकाम तक नहीं पहुंचा, इतना टाइम नहीं मुझे मिला कि मैं वो क्वेश्चंस कंपाइल कर सकूं, कोई शायद अगले 1-2 बैचेस में कर सकूं मैं। ये जो नोट्स दे रहा हूं आपको, हो सकता है इसको बुक की शक्ल में ले आऊं, लेकिन इट्स टू अर्ली। तो इस तरह टॉपिक वाइज कंपाइल्ड क्वेश्चन और कहीं नहीं है, तो इस बुक, इसलिए मैंने यासिर साहब की बुक रिकमेंड की थी। बाकी इन्होंने छापे तो सारे आई के पहले आंसर ही हुए हैं, तो उनमें जहां जहां जो गलतियां हैं मेरी अकल के समझ के मुताबिक, वो फिर मैं आपको अमेंड करके सोल्यूशन दे दिया करूंगा, जैसे 1-2 दिए भी हैं। उसके अलावा विंटर 19 तक हमारे पास जो अटेम्प्ट्स हैं अभी तक रिसेंट, तो यासिर साहब की किताब में तो 19 के सवाल नहीं हैं, तो वो आप फिर आप वैसे डाउनलोड कर लें अपने पास, क्योंकि मैंने जो आईएएस कराने हैं विंटर 19 तक मैंने जो एग्जाम क्वेश्चन है कोशिश करूंगा कि जो पास्ट पेपर के कम से कम मुश्किल क्वेश्चन है वो तो सारे ही डिस्कस हों, जितने भी मैक्सिमम कर सका। बाकी जो पुराने रह जाएंगे फिर आप वो खुद ही करते रहिए, इतना तो टाइम नहीं है कि 150 घंटे में हम इतना कुछ पढ़ सकें। तो प्रैक्टिस भी कोशिश करूंगा रीजनेबल हद तक हो जाए, कम से कम जो पिछले 5-7 साल के पास्ट पेपर बनते हैं कोशिश करूंगा कि हो जाए डिस्कस। और आपको जो नोट्स देता हूं वो आईएएस ही से देख के बनाता हूं, कुछ एज इट इज कॉपी कर देता हूं जो मुझे लगता है कि हाँ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। बाकी चीजें जो हैं, खासतौर पे ये जो भी आईएएस पढ़ाने लगा हूं, इसको मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर करके नोट्स बनाए हैं, यानी आईएएस में इस तरह से नहीं है, मैंने डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर किया है उनको। तो कुछ मैं खुद से स्ट्रक्चर चेंज करके आपको बताया करूंगा, और बाकी कुछ आईएएस जो हैं वो वैसी पैराग्राफ छाप दिया करूंगा। तो कम से कम नोट्स उतरे हैं जितना हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। उसके बाद जो चीते हैं आप में से, चीतियां हैं, वो आईएएस ओरिजिनली पढ़े, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। उसमें जो पार्ट ए है वो है असल में आईएएस, पार्ट बी जो बाकी है वो फिर कहानियां हैं कि बेसिस फॉर कंक्लूजन क्या था, या बोर्ड में कितने लोग इन्वॉल्व थे, कौन उनकी पूरे नाम आ रहे होंगे, फिर क्या क्या डिस्कशन हुई थी, कब चेंजेस हुई, क्यों चेंजेस हुई, वो एक्स्ट्रा। अगर कोई बहुत ही साइंसदान बनना चाहता हो, जो ये सारा कुछ भी पढ़ना चाहता हो, तो उसकी मर्जी है पढ़ ले, लेकिन मेनली पार्ट ए ही है जो स्टैंडर्ड्स है। ये काम का ही वही है ना, वहां पार्ट बी ले जाके क्या करना है। वैसे तो आप सारे 4 बंडल उठा के ले जाएं, आपकी मर्जी है, रोका नहीं जाएगा। अच्छा हाँ जी, वो सवाल ये पूछा है कि क्या हमने पेपर में पार्ट ए लेके जाना है। मेरी तरफ से आप चारों पार्ट ले जाएं, जो आपके काम का वही लेके जाएंगे ना, बाकी तो वजन ही उठा के लेके जा रहे होंगे। तो स्टैंडर्ड जो है वो पार्ट ए। चले ग्रेड 2 पे हूं मैं, और आईएस 19, IFRS 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। IS 19 उतना ज्यादा नहीं है। IS 19 के सवाल सेपरेट भी आ चुके हैं वैसे, लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन ये नहीं है। कंसोलिडेशन में इसका पार्ट मिक्स हो सकता है, या एक मल्टी आईएस सवाल के अंदर इसका पार्ट हो सकता है, लेकिन IFRS 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद IFRS 2 कराऊंगा। IS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। हम एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स पे करते हैं वो इसलिए पे करते हैं क्योंकि वो हमें सर्विस दे रहा है। नॉर्मली आपने अपने आर्टिकल्स के दौरान, या अभी तो खैर आप में से कुछ ने आर्टिकल नहीं शुरू किए, चलें फिर भी शायद आइडिया हो इन बातों का। एम्प्लॉय को एक तो मिलती है सैलरी, फिर इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हैं जिनमें रेगुलर मंथली कुछ मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती हैं, कहीं पर कोई कार अलाउंस मिल जाता है। ये सब मंथली सैलरी के अंदर शामिल होते हैं या उसके साथ मिल रहे होते हैं। फिर इसके अलावा एक उनके रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हो जाएंगे, कंपनी छोड़ जाएंगे, तो बाद के भी बेनिफिट्स होते हैं। पाकिस्तान में इनका बहुत ज्यादा रिवाज नहीं है, लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं वो जरूर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्रेफर करती हैं। बाकी जो दरमियानी कंपनीज हैं वो इतनी लिफ्ट नहीं कराती इस बात को। पाकिस्तान में इतना ज्यादा रिवाज नहीं है, लेकिन दूसरे मुल्कों में जो अच्छी डेवलप कंट्रीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, वो ये बहुत ज्यादा फोकस होती हैं कि जब रिटायर हो जाएगा तो इसके घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो औलाद रखती है ना वालिदैन को, तो बाहर के मुल्कों में तो नहीं इतना लिफ्ट कराते होंगे, तो इसलिए ज्यादा उनका कंसर्न होता है कि जब एम्प्लॉय छोड़ जाएगा बुढ़ा होके, तो उसको हम कल को कैसे खर्चा पूरा करके दे रहे हों। तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको दिए जाते हैं, जैसे पेंशन है, ग्रेचुटी है, फिर इसके अलावा बुढ़ापे की मेडिकल फैसिलिटीज के खर्चे हैं। तो ये कहलाते हैं एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद के पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। फिर इसी तरह से एक मिसाल आपने सुनी होगी शायद, गोल्डन हैंडशेक, सुना?
कि जब कंपनी कहती है कि हमने 100-200 लोगों को निकालना है तो उनको ऑफर करते हैं जी हमने निकालना आपको है, देख लें आपकी मर्जी है, अगर आप खुद ही ऑप्ट करते हैं तो इतने पैसे ले लें और छोड़ जाएं। तो ये भी बेनिफिट्स हैं। तो ये मुख्तलिफ एम्प्लॉय के बेनिफिट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। नोट्स में सबसे पहले पेज पे आइए। एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं 4। अगर कैटेगरीज की बात करें तो 4 कैटेगरीज हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं और टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं। ये जो मैंने भी मिसाल दी थी कि एम्प्लॉय को हम गोल्डन हैंडशेक ऑफर कर रहे हैं, ये मैंने टर्मिनेशन बेनिफिट्स की मिसाल दे दी है। और जो मैंने पेंशन और ग्रेजुटी वगैरह का वर्ड बोला था वो मैंने पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की मिसाल दी है। और उससे पहले जो सैलरी की बात कर रहा था वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स है। एक बार ऐसा करें कि 2-3 मिनट लगेंगे, ये चारों पढ़ लें एक दफा, यानी पेज 1 एक बार रीड कर लें। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स लिखा हुआ है, इसमें सैलरी और ये कार लोन वगैरह आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैसे? ये तो लॉन्ग टर्म नहीं होगा फिर, कार तो एम्प्लॉय के पास ही रहेगी जब तक सर्विस करता रहता है। नहीं, गाड़ी मतलब वो यूज कर रहा है गाड़ी, तो वो तो हर महीने के साथ है ना। अगर नौकरी से निकाल देंगे तो हमेशा के लिए थोड़ी गाड़ी उसके पास रहेगी। गाड़ी उसको दी हुई है, सेल्स मैनेजर उसको गाड़ी दी हुई है पर्सनल यूज के लिए भी। अब वो हर महीने जब वो एम्प्लॉय है तो हर उस महीने गाड़ी है उसके पास। देखें शॉर्ट टर्म का मकसद, अच्छा ये बाकी लोग भी सवाल सुन लें कि शॉर्ट टर्म में ये गाड़ी कैसे आ गई जो गाड़ी दी हुई है। शॉर्ट टर्म का मकसद ये है कि जो एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है उस सर्विस का रिवॉर्ड अगर सर्विस देने के साल के अंदर अंदर मिल रहा है तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। अगर कोई एम्प्लॉय कोई एम्प्लॉय जो सर्विस दे रहा है उस सर्विस का जो रिवॉर्ड है वो उस सर्विस से 1 साल के अंदर अंदर मिल रहा है। जैसे एक एम्प्लॉय ने बहुत मेहनत की, कस्टमर ढूंढ के लाया, बड़ी सेल्स की उसने, तो कंपनी ने उसको कहा कि तुम्हें जो 2020 में तुमने बड़ी मेहनत की है, एक बार 2020 फाइनल हो ले, हम उसके प्रॉफिट्स निकाल लें, ऑडिट करा लें, 3-4 महीने लगेंगे इस काम में, फिर जो उसका फाइनल ऑडिटेड प्रॉफिट होगा ना उसका हम तुम्हें 10% बोनस दे देंगे। अब ये बोनस जो उसको 10% मिल रहा है ये किस सर्विस का इनाम है? जो 2020 में सर्विस दी है, और उसका इनाम कब मिल रहा है उसको? सर्विस देने के 4 महीने बाद, तो 12 महीने के अंदर अंदर मिल रहा है ना, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। लेकिन अगर उसको कहा जाता कि तुमने जो 2020 में सर्विस दी है इसका इनाम हम तुम्हें 10 साल तड़पाएंगे, 10 साल बाद तुम्हें इनाम मिलेगा, तो अब ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जिस सर्विस का रिवॉर्ड है उस सर्विस के 10 साल बाद मिल रहा है उसको, तो फिर ये शॉर्ट टर्म नहीं है। तो वो जो गाड़ी एक सेल्स मैनेजर को मिली हुई है तो वो शॉर्ट टर्म इसलिए है कि जिस महीने में सेल मैनेजर है उसी महीने में गाड़ी यूज कर रहा है फौरन। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स वो हैं जो जिस सर्विस का रिवॉर्ड है उस सर्विस के 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे। रादर उस सर्विस के बजाय जिस साल में वो सर्विस दी है उस साल के एंड से अगले 12 महीने के अंदर अंदर। सिर्फ सर्विस नहीं कहता, वरना सर्विस हो सकता है जनवरी में दी हो, लेकिन साल एंड होगा
उस साल के एंड से अगले 12 महीने के अंदर अंदर जब उस सर्विस का इनाम मिल जाएगा एम्प्लॉय को, तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं। पेड लीव्स हैं, जैसे कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि जो लीव्स हैं, साल की अगर 20 छुट्टियां अलाउड हैं और एम्प्लॉय को ये कहा गया है कि अगर ये 20 छुट्टियां आपने नहीं की तो साल के एंड पे हिसाब करेंगे, आप चाहें तो उनके पैसे ले लेना। लीव इनकैशमेंट एक चीज होती है, लीव फेयर असिस्टेंस, इस तरह की चीजें होती हैं। तो जिस साल में सर्विस दी है उस साल के एंड से अगले साल के अंदर अंदर अगर पैसे हम उनको दे रहे हैं, पैसे नहीं रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट के बाद। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के बाद तो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहे होंगे, तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्यों दे रहे होंगे? सर्विस जो उन्होंने पहले हमें दी है उसके बदले हम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं उनके रिटायर होने के बाद, क्योंकि हमें पता है उनके बच्चों ने उनको धक्के देके निकाल देना है, तो हम उनको फिर बुढ़ापे के सहारा बनने के लिए उनकी अभी मेहनत का सिला रिटायरमेंट के बाद देंगे। और अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वो होते हैं जो ये बाकी ऊपर वाले दोनों में नहीं है, बाकी तीनों जो नहीं है वो अदर लॉन्ग टर्म है, यानी जो 3 नहीं है तो उन सबको फिर अदर लॉन्ग टर्म कह दिया। और टर्मिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी जब एम्प्लॉइज को खत्म करेगी, नहीं एम्प्लॉइज को नहीं खत्म करेगी, सॉरी, एम्प्लॉइज की एम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगी तो उसके बदले उनको कोई कंपनसेशन दे रही होगी, तो इसको टर्मिनेशन बेनिफिट्स कहते हैं। अब इन चारों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स सिंपल सी चीज है, इसमें हाँ 2 एक्स्ट्रा टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन नॉर्मली ये सिंपल सी चीज है, जैसे सैलरी एक्सपेंस होता है वैसे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं। तो ये तो बचपन से आपको आता है। सैलरी एक्सपेंस की अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए, कब करना चाहिए ये एंट्री? जब पैसे दें उसको, यानी अगर जून के महीने में उसने सर्विस रेंडर कर दी तो हमें जून एंड के ऊपर सैलरी एक्सपेंस डेबिट कर लेना चाहिए। पैसे चाहे 10 दिन बाद ही क्यों ना देने हो, तो सैलरी पेबल बना लेनी चाहिए। अच्छा, अगर पैसे उसको पहले दे दिए थे 15-20 दिन पहले, तो फिर एडवांस बनाया होगा, और जब मंथ एंड पे सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो फिर एडवांस क्रेडिट कर रहे होंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा जो इंट्रो लेवल की चीज है, तो ये इतना ही है कि जो उस मंथ की, जो उस ईयर की सर्विस का रिवॉर्ड बनता है, जैसे सैलरी है, तो वो जैसे ही पीरियड एंड होगा हम वो सैलरी की अमाउंट एक्सपेंस बना लेंगे, और अगर पैसे नहीं दिए तो पेबल बना लेंगे। ज्यादा पैसे दिए हैं तो फिर वो एडवांस के नाम से आ रहे होंगे। और एक्सपेंस बनेगा नॉर्मली, हाँ हो सकता है कि किसी एसेट की कॉस्ट में ऐड होना हो, जैसे फैक्ट्री के लोगों की तनख्वाहें हैं तो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में डेबिट हो रही होंगी, या इसी तरह से उन लोगों की वेजेस हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारे इन्वॉल्व थे, तो उनकी वेजेस फिर बिल्डिंग में डेबिट हो रही होंगी। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग वाली चीज है। तो पेज नंबर 2 पे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में जो शुरू का पैराग्राफ लिखा है वो पढ़ लें, और जो डब्बा बना के मैंने लिखा है वो पढ़ लें। ये बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग वाली बात लिखी हुई है। अनडिस्काउंटेड इसलिए क्योंकि आगे चल के हम डिस्काउंटिंग कर रहे होंगे, तो इसकी डिस्काउंटिंग करने की थोड़ी जरूरत है। यानी अगर हमने जो 2020 पूरे साल की जो उसने छुट्टियां नहीं की और उनके पैसे देने हैं, और वो पैसे देने हैं अगले साल अगस्त में जाके, तो ये 7-8 महीने की डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब है इस बात कि अनडिस्काउंटेड यानी डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ लिया, सिंपल सी बात है ना। चलिए अब थोड़ी सी टेक्निकल बातों पे आते हैं। शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस, ये जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है ना, एक तो बिल्कुल बेसिक सी अकाउंटिंग है ना, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। इसमें 2 थोड़ी सी टेक्निकल चीजें, एक कंपनसेटेड एब्सेंसेस यानी शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस, पेड लीव्स, और दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग। इन पे थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा बातें। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस पे। इससे क्या मुराद है? एक साल में अगर 360 दिन है, 65 कर देते हैं, 365 दिन है,
और संडेज और वैसे कोई ईद वीद की छुट्टियां निकाल के 360 रह गए, ठीक है, वर्क 300 रह गए, संडेज निकाल दिए, ईद की छुट्टियां निकाल दी, उनमें तो छुट्टियां ही है ना, उनमें तो देखें अगर किसी एम्प्लॉई ने किसी कंपनी को ज्वाइन किया और एम्प्लॉई, चूंकि मार्केट में होता है जी कितनी छुट्टियां अलाउड हैं, कंपनी वाले कहेंगे हम तुम्हें पेड छुट्टियां देंगे 50, तो वो कहे 50 छुट्टियां साल में अलाउड हैं। अब वो साल में जब छुट्टी करने लगे तो कंपनी वाले कहें कि भाई वो संडे की बात की थी अपने, संडे के पैसे नहीं तुम्हें मिल रहे, तो भी तो तुम छुट्टी कर रहे हो। तो ये जो संडेज है ना, ये तो ऑफिशियल हॉलीडेज है, ये नहीं होती पेड हॉलीडेज। पेड लीव ये नहीं है। पेड लीव का मतलब है वो लीव जो वो काम करने आता लेकिन नहीं आ रहा तो लीव है। संडे को लीव नहीं कहते, वो तो वैसे ऑफिशियल ऑफ है। और पेड के जिस दिन उसने काम करने आना था लेकिन वो नहीं आ रहा फिर भी तनख्वाह मिल रही है उसको, तो ये पेड लीव है। वरना अगर एक वर्कर महीने में 5 छुट्टियां करता है तो उसको 5 दिनों के पैसे नहीं मिलेंगे, कटेंगे उसके पैसे, होता है इस तरह। लेकिन अगर वो पेड लीव्स हुई तो फिर पैसे नहीं कटेंगे, क्योंकि वो लीव यानी जिस दिन उसने काम करने आना था नहीं आया तो ये उसकी लीव हो गई, और पेड के उस दिन के पैसे भी उसको मिल रहे हैं। तो एक साल के अंदर अगर 300 वर्किंग डेज हैं, यानी अगर वो छुट्टियां ना करे तो 300 दिन काम करने आएगा। इनमें से अच्छा, जब 300 वर्किंग डेज हैं तो उसको 300 दिनों के पैसे मिल रहे हैं ना। अगर 30 डेज की पेड लीव्स उसको अलाउड हैं तो इसका मतलब यह है कि वो काम कर रहा होगा 270 दिन, लेकिन तनख्वाह उसको पूरे 300 दिन की मिल रही होगी। तो ये होती हैं पेड लीव्स। इनको कंपनसेटेड एब्सेंस भी कहते हैं, पेड लीव्स भी कहते हैं। ये जो कंपनसेटेड एब्सेंस हैं या पेड लीव्स हैं, इनकी 2 टाइप्स हैं, एक है एक्यूमुलेटिंग और एक है नॉन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग का मतलब यह है कि अगर एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया है 2018 में और उसको हर साल 30 छुट्टियां अलाउड हैं, और अगर उसने 2018 में 22 छुट्टियां की, कितनी रह गई? 30 अलाउड है, 18 में ज्वाइन किया, 30 छुट्टियां उसको अलाउड है, उसने सिर्फ 22 छुट्टियां की हैं, कितनी रह गई? 8। एक्यूमुलेटिंग का मतलब है कि अगले साल अब वो कितनी कर सकता है? एक्यूमुलेटिंग 38, ये है एक्यूमुलेटिंग। और नॉन एक्यूमुलेटिंग ये है कि बस साल की 30 अलाउड थी, नहीं की तुम्हारी मर्जी है, अगले साल और छुट्टी ना मांगना, ये नॉन एक्यूमुलेटिंग। तो एक्यूमुलेटिंग होती हैं जो किसी साल में अगर अलाउड में से कम की तो जो बाकी थी वो अगले साल पूरी कर लेगा, और नॉन एक्यूमुलेटिंग का मतलब है कि साल खत्म बात खत्म। ठीक है, एक्यूमुलेटिंग और नॉन एक्यूमुलेटिंग। अच्छा, अब एक्यूमुलेटिंग पे आते हैं। एक्यूमुलेटिंग भी 2 तरह की होती है, एक होती है वेस्टिंग और एक होती है नॉन वेस्टिंग। अगर इस साल में 30 छुट्टियां अलाउड थी, उसने 22 की, एक्यूमुलेटिंग है तो इसका मतलब बाकी 8 अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, तो ये एक्यूमुलेटिंग है। वेस्टिंग का मतलब है कि अगर ये हर साल इसी तरह से छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड करता रहा और जब रिटायर हुआ या वैसे ही नौकरी छोड़ के गया तो उस वक्त तक जितनी छुट्टियां उसकी कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस चला आ रहा था उनके वो पैसे ले सकता है। यानी इतनी छुट्टियां नहीं की, कैश करा ले, इनको कहते हैं वेस्टिंग, ये वेस्टिंग है। और अगर कैश नहीं अलाउड और कंपनी वाले कहते हैं छुट्टियां नहीं की जाया हो जाएंगी तुम्हारी, पैसे कोई नहीं मिलेंगे, तो फिर वो एम्प्लॉइज फिर छुट्टियां करते हैं कि चलो यार छुट्टी तो करे ना, इनको कहते हैं नॉन वेस्टिंग। तो एक्यूमुलेटिंग क्या है? जो किसी साल अगर पूरी नहीं की तो बाकी अगले साल चली जाएंगी,
और एक्यूमुलेटिंग आगे फिर दो तरह की हैं, वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब है कि जिनको अगर अवेल नहीं किया गया तो जब कंपनी छोड़ेगा तो जितनी छुट्टियां पेंडिंग थी उनका कैश ले लेगा। और नॉन वेस्टिंग के कैश नहीं मिलेगा, छुट्टी करनी है तो करो, कैश नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो दूसरे पेज के एंड पे डब्बा बना हुआ ना, एंड से थोड़ा सा ऊपर, डब्बे के अंदर क्या लिखा हुआ है? हेडिंग। इसको नॉन वेस्टिंग कर लो। है? हाँ, हाँ जी, एक्यूमुलेटिंग और वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग वाली बात आई समझ। चलें अब इनकी अकाउंटिंग पे आते हैं। अगर वेस्टिंग है और एम्प्लॉय कैश करवा लेता है तो किस रेट पे कैश करवाएगा, यानी कौन सी वाली सैलरी? जैसे अगर 2018 में उसने 22 छुट्टी की है, 8 नहीं की, और इसको लगता है कि रिटायर होगा जाके 2030 में, तो फिर जब वो 2030 में जाके अपनी अनयूटिलाइज छुट्टियां कैश करवा रहा होगा तो किस रेट पे कैश करवा रहा होगा? कौन सी पर डे सैलरी 2018 में थी या जो तब होगी? क्या अकल में आती बात? नहीं, तो उसने एहसान किया ना, उस दिन छुट्टियों में काम किया, अब आगे गुजरता जा रहा है, तब की ना नए रेट के ऊपर। तो ये जो छुट्टियां कैश हो सकती होंगी ये नए रेट पे होती हैं, यानी जब वो कभी रिटायर होगा उसके बेस पे होती हैं। ये जो 8 छुट्टियां उसने यहां नहीं की, छुट्टियां नहीं की तो क्या किया उसने? काम कर लिया। तो 2018 में वैसे उसको 30 छुट्टियां अलाउड थी, लेकिन उसने 30 छुट्टियां करने की बजाय 22 छुट्टियां की, तो 8 छुट्टियां नहीं की तो उन 8 दिनों में काम किया ना। उन 8 दिनों में काम कर लेना, उन 8 दिनों में सर्विस रेंडर कर देने से अब वो इंटाइटल्ड है कि उसको कल को 8 दिन का कैश मिल सकता है। तो कंपनी को लायबिलिटी बना लेनी चाहिए। क्यों? उसने काम कर लिया, अब उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर कल को जो उसने अभी 18 में 8 छुट्टियां नहीं की, कल को अगर वो पैसे लेने आएगा तो उसका हक है, हमें देने पड़ेंगे। और ये उसका हक क्यों बन गया? क्योंकि उसने इस साल में 8 दिन एक्स्ट्रा काम कर लिया था। अब वो हकदार है कि उनको 8 दिनों का पैसा दिया जाए। तो हम 2018 में उन 8 दिनों का एक्सपेंस और लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? अच्छा, पेज 2 पे ये जो शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस लिखी हुई हैं, इनमें मैंने जो पहला पैराग्राफ लिखा ये भी बता दिया, फिर एक्यूमुलेटिंग पेड एब्सेंसेस की हेडिंग में पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ये बता दिया। पॉइंट 3 के अंदर जो डब्बा लिखा है वो भी नहीं बताया, ये पढ़ लें। पेज 2 पे शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस पहला पैराग्राफ बता दिया, एक्यूमुलेटेड पेड एब्सेंसेस की हेडिंग है उसका 1, 2, 3 बता दिया, लेकिन 3 के नीचे जो डब्बा है वो नहीं बताया अभी।
काम करेगा इसके पैसे देने पड़ेंगे, पीएफ बना देंगे, लेकिन जब वो एंड में जा पैसे लेगा तो सर वो 2030 के रेट के लेगा जी, तो कंपनी पीएफ किस रेट में मिलेगी? अभी वाले पे, क्योंकि पता नहीं ना कि कब जाता है, ये पता नहीं कब जाता है, और चूंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट पढ़ रहे हैं हम, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस साल की मेहनत की वजह से कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको, तो वो इस साल की सैलरी पे देने पड़ेंगे। ये ना फिर हर साल एक्यूमुलेट होता जाएगा, हर साल डिफरेंट होता जाएगा। क्वेश्चन 1 पे आए, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको क्लास प्रैक्टिस के दिए हैं, क्वेश्चन 1 पे आए। हाँ जी, पढ़ने तो मैं करूं। चूंकि हर साल रेट अपडेट हुआ करेगा ना, तो हमें फिर इसकी जो कैलकुलेशन करनी पड़ा करेगी वो हमें क्यूमुलेटिव बेसिस पे करनी पड़ा करेगी। जैसे आईएएस में भी लिखा हुआ है, ये जो भी मैंने पॉइंट 3 पढ़ाया है, इसका लास्ट पढ़ रहा हूं, that entity expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the end of the reporting period। पॉइंट 3 की लास्ट लाइन पढ़ी है मैंने, तो हमें इसमें क्यूमुलेटिव बेसिस पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पूछा क्या है कि 2020 के एंड पे हमारी कितनी लायबिलिटी बननी चाहिए और 2020 का एक्सपेंस कितना बनना चाहिए। पहले देखते हैं 2020 के स्टार्ट पे क्या हालात थे, यानी 1 जुलाई 19 पे क्या हालात थे। 30 जून 19 पे कितनी छुट्टियां पेंडिंग थी, एक्यूमुलेटेड थी 19 तक? अरे वो तो वैसे बताया हुआ ना कि हर साल हर बंदे को 10 छुट्टी अलाउड है। 19 तक का क्या स्टेटस था? 540 दिनों की लीव्स अभी तक वो लोग अर्न कर चुके हुए थे, क्यूमुलेटिव हो चुकी हुई थी 540। और 19 में पर बंदा सैलरी कितनी थी 2019 में? 25,000। लेकिन ये तो थी पर मंथ, ये तो पर मंथ थी। 540 तो डेज हैं, तो मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए पर डे सैलरी चाहिए। पर डे कितनी? नहीं, ये हो गए डेज, रेट और आगे टोटल अमाउंट। चले रेट देखें। जो मंथली सैलरी है, साल में कितने महीने होते हैं? 12। ये क्या हो गया? पूरा साल का। ये जो छुट्टियां हैं ये वर्किंग, इतवारों की तो छुट्टियां भी नहीं ना, हमको खुश कर रहे कि तुम्हें छुट्टियां अलाउड हैं, ये वर्किंग डेज हैं। तुम्हें सैलरी पर वर्किंग डे चाहिए। साल में वर्किंग डे कितने? 300। ये है पर डे सैलरी। हमें वर्किंग डे की सैलरी चाहिए। देखें
22 दिन उसने काम किया, 30 छुट्टियां उसको अलाउड थी, उसने सिर्फ 22 की। 8 दिन काम किया ना, तो उन 8 दिनों में काम करना हमें कितना कॉस्ट किया? जितनी उसके एक दिन काम की कॉस्ट होती है, यानी वर्किंग डे की जो कॉस्ट होती है। हमें कॉस्ट तो वर्किंग डे की लेनी चाहिए ना, इतवार की तो नहीं ना कॉस्ट है। जिस तरह ऐसी जहन में मिसाल आ गई, शायद आपको याद हो, वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जब पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स पे तो नहीं ना डिवाइड किया जाता, प्रोडक्टिव पे ही करते हैं ना। नॉर्मल लॉस तो होने ही होने थे, तो छुट्टियां तो होनी ही होनी है, इतवारें तो ऑफ है ही हैं। तो अगर बिजनेस ने देखना हो कि ये बंदा मुझे पर डे कितना कॉस्ट कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 365 दिन नहीं होता, डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज होता है, कि उसका एक दिन काम मुझे इतना कॉस्ट कर रहा है। तो एक महीने की सैलरी, साल की सैलरी, पर वर्किंग डे सैलरी कितनी हो गई? 2019 में 25 बना। तो हमने 2019 तक कितना पेएबल बना लिया होगा? 540,000। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा था। पिछले साल हमने इतना बैलेंस बनाया होगा ना। इस साल में क्या हुआ? एक तो इनमें से कुछ लोग चले गए और जितना उनका पैसा बनता था वो ले गए, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी ना। तो जितने लोगों ने इनकैशमेंट करवा ली, पंद्रह लोगों ने कितने दिन की छुट्टियां ले ली? 75। 1000 रुपए की एक थी ना, तो 75,000 तो ये ले गए हमसे, तो लायबिलिटी में कम हो गई बढ़ गई? कम हो गई, 75,000 गया। अब साल के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन क्यूमुलेटिव होनी है। क्यूमुलेटिव क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, फिर जो भी डिफरेंस हुआ करेगा वो एक्सपेंस हुआ करेगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन क्यूमुलेटिव, जिस तरह वो बचपन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं, क्यूमुलेटिव बेसिस पे ईयर एंड पे कैलकुलेशन होती है, जो डिफरेंस होता है वो एक्सपेंस होता है। तो इसमें भी क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन होती है। लिखा हुआ है ना ये इसमें कि accumulated एट ईयर एंड, तो ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अब ईयर एंड पे आके साथ अच्छा, अब हमने देखना है कि ईयर एंड पे हमारे पास कितने अनयूज्ड लीव्स पड़ी हुई हैं। ये जो 540 पहले थी, इन 540 में से 75 तो गई, और 115 में से 15 लोग भी गए। 115 थे ना पिछले साल, तो 15 लोग तो गए, कितने रह गए बाकी? 100। अब इन 100 लोगों की 10-10 के हिसाब से इस साल मजीद 1000 छुट्टियां अर्न हो गई। देखें, साल के शुरू में पेंडिंग 540 है, 75 लोग कैश ले गए, बाकी इतनी रह गई। ये तो 19 तक की छुट्टियों का हाल था ना, 2020 में मजीद छुट्टियां नहीं अर्न हो गई, हर बंदे की 10-10 छुट्टियां हो गई ना, और तो 1000 छुट्टियां टोटल हो गई। इनमें से इस साल इन्होंने अवेल भी की होंगी, तो जो 100 लोग रह गए थे उनमें से 40 लोगों ने इस साल कितनी छुट्टियां कर ली? 6, और बाकी 60 लोगों ने 9। तो ये जो 1000 और इस साल जनरेट हुई, इनमें से इस्तेमाल हो गई 40 लोगों की 6 और 60 लोगों की 9। तो इतनी छुट्टियां साल के एंड पे अनयूज्ड बच गई हैं। 100 लोग रह गए ना, 115 थे, 15 छोड़ गए, 100 बच गए। तो उन 100 लोगों की इस साल 10-10 के हिसाब से 1000 छुट्टियां और नहीं बन गई होंगी, तो ये वो 1000 है। पहली लाइन में लिखा है ना 10 छुट्टियां, तो इतनी छुट्टियां उन्होंने और रन कर ली, हर साल 1000 छुट्टियां और बनती जाएंगी। लेकिन हम सिर्फ 2020 की बात कर रहे हैं अभी, तो 1000 छुट्टियां अर्न कर चुके हैं, जबकि इतनी इस्तेमाल भी कर गए।
तो अब क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया 2020 के एंड पे? इतनी छुट्टियां अब क्यूमुलेटिव अनयूज्ड हैं ईयर एंड पे, और अब हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो अब तो सैलरी 25,000 नहीं रही, अब तो 30,000 हो गई है। तो 30,000 के हिसाब से पर डे रेट क्या बन रहा है? 1200। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, ये मैं क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहा हूं, ये मैं क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहा हूं, वो लाइन ऊपर हो गई जरा। मैं ना क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहा हूं, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल रहा था इधर 685 और 1200, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 822,000। इतना ओपनिंग बैलेंस था लायबिलिटी का, इतनी पे ऑफ हो गई, इतना क्लोजिंग रखना है, तो एक्सपेंस कितना? ये क्लोजिंग हो गया, एक्सपेंस कितना? टी अकाउंट बनाना है, टी अकाउंट बना के कर लें। नहीं यार, 540 में से मिला तो क्या 540? हाँ ऐड कर देंगे, हमने एक्स निकाल दें ना क्लोजिंग बैलेंस। टी अकाउंट बना के कर ले यार। एक्सपेंस फॉर द ईयर हो जाएगा, बैलेंसिंग करके निकलेगा यार, इसमें ये प्लस कर लो वो माइनस कर लो, रिवर्स जो चलना है। सर 357 कर दीजिए। ये एक्सपेंस है और ये लायबिलिटी। तो वेस्टिंग, क्यूमुलेटिंग, क्यूमुलेटिंग क्या, अक्यूमुलेटिंग क्या है कि जिस साल छुट्टियां नहीं कर सके अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, और वेस्टिंग क्या है कि अगर छुट्टी नहीं करेगा तो कैश ले जाएगा हमसे, छुट्टी कर ली तो कर ली, बात खत्म, नहीं की तो हमें हमसे वो कैश ले जाएगा। ठीक है, और वैसे इसकी एंट्री क्या हो रही होगी 75,000 की, ये जो लायबिलिटी बनाई है, लायबिलिटी फॉर कंपनसेटेड एब्सेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, इसकी एंट्री क्या हो रही होगी? एक्सपेंस फॉर द ईयर डेबिट और लायबिलिटी फॉर कंपनसेटेड एब्सेंसेस क्रेडिट। अच्छा, अब जो वेस्टिंग छुट्टियां है ना, वेस्टिंग, अभी तो हमें यही उम्मीद है कि इतना वो हमसे कैश ले लेंगे, ये जो 685 है हमसे वो कैश ले जाएंगे, क्योंकि हम कैश से जान नहीं ना बचा सकते,
तो इसलिए हम अपनी लायबिलिटी 685 के हिसाब से ही बना रहे हैं, क्योंकि हम जान नहीं छुड़ा सकते। हमने कह दिया उसको कि अगर तुमने अवेल ना की तो हमसे कैश ले जाना, तो इस 685 छुट्टियों का पैसा तुम्हें इवेंचुअली देना ही पड़ेगा। या तो वो पैसा कैश की शक्ल में देना पड़ रहा होगा, या फिर वो एक्स्ट्रा दिन ऑफ कर रहा होगा, वो भी तो हमें कॉस्ट करेगा ना। अगर वो एक्स्ट्रा दिन ऑफ, देखें मैंने भी जो यहां पर लिखा हुआ था कि अगर 2018 में उसने 22 छुट्टियां की, 8 छुट्टियां नहीं की, और अगर वो अगले साल 38 छुट्टियां कर देता है, तो हमें 8 दिन का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ गया उसको। ऐसा पैसा नहीं दिया होगा उसको, लेकिन हो क्या रहा होगा कि वो पूरे 300 दिन के पैसे ले रहा होगा, काम 292 दिन कर रहा होगा। ये बात समझ आई? अब वो छुट्टी कर गया, उसने कैश नहीं लिया हमसे, लेकिन उसका 8 दिन एक्स्ट्रा छुट्टियां करना भी तो हमें कॉस्ट कर गया ना। हमने उससे 292 दिन काम लिया है, पैसे उसको 300 दिन के दे रहे हैं, तो वो भी तो कॉस्ट कर गया। तो वेस्टिंग की शक्ल में हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़े ही पड़े। कैसे? या तो वो अगले साल में एक्स्ट्रा छुट्टियां कर जाएगा, तो एक्स्ट्रा छुट्टियां हमें कॉस्ट कैसे कर रहा होगा? काम 292 दिन का कर रहा होगा, पैसे 300 दिन के ले रहा होगा, ये भी हमें कॉस्ट पड़ी। या अगर वो 300 के 300 दिन काम कर गया, तो 8 दिन के वो कैश ले जाएगा हमसे। यानी वेस्टिंग के केस में हमसे खर्चा अवॉइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम पूरे दिनों की लायबिलिटी बना के रख रहे हैं। लेकिन अगर नॉन वेस्टिंग है, नॉन वेस्टिंग क्या? पैसे नहीं मिलेंगे, कैश नहीं मिलेगा, छुट्टियां करनी है तो करे। अब इस सूरत में हमें खर्चा लाजमी पड़ेगा। अगर छुट्टियां करेगा तो पड़ेगा, छुट्टियां करेगा तो खर्चा कैसे पड़ेगा? 292 दिन काम कर रहा होगा, पैसे 300 दिन के ले रहा होगा, तो इस तरह से खर्चा पड़ रहा होगा हमें। अच्छा, और अगर वो नॉन वेस्टिंग है, तो अगर उसने छुट्टियां कर ली तो हमें खर्चा पड़ जाएगा, और अगर छुट्टियां नहीं की, जाया कर दी, तो बचत हो जाएगी। क्यों बचत हो जाएगी? क्योंकि उसने छुट्टियां नहीं की, काम भी पूरा किया और पैसे भी नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं पैसे लेके जाएगा? क्योंकि नॉन वेस्टिंग है। तो अभी जो सवाल सामने किया, ये चूंकि वेस्टिंग का था, और अगर ईयर एंड पे 685 छुट्टियां पेंडिंग हैं, तो ये 685 छुट्टियां हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट करें ही करें, या तो एक्स्ट्रा छुट्टियों की शक्ल में या फिर कैश की शक्ल में। लेकिन अगर ये नॉन वेस्टिंग होता, अगर ये नॉन वेस्टिंग होता, तो हमें ये पेंडिंग दिन कॉस्ट सिर्फ तभी करेंगे अगर वो अगले दिनों में छुट्टी कर लेगा। तो अगले दिनों में छुट्टी कर लेगा तो हमें कॉस्ट क्यों कर रही होगी? पैसे पूरे मिल रहे होंगे, काम वो कम कर रहा होगा। लेकिन अगर वो कैश छुट्टी नहीं करता तो हमारी जान बच जाएगी ना। पेज 2 पे ये जो मैंने एक डब्बा बनाया हुआ है नॉन वेस्टिंग का, ये डब्बा पढ़ के देखें, समझ आता तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं सवाल तो कराऊंगा तो समझा ही दूंगा। पेज 2 पे नॉन एक्यूमुलेटिंग वाले पैराग्राफ से ऊपर डब्बा बनाया हुआ है मैंने नॉन वेस्टिंग की हेडिंग डाल के।
क्वेश्चन के साथ बेहतर समझ आएगा। चलें, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, छोड़ दें, क्वेश्चन 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन 2 पढ़ने करता हूं मैं। पांच दिन की छुट्टियां अलाउ होती हैं और छुट्टियां जो हैं वो नॉन वेस्टिंग हैं, यानी इनका कैश नहीं मिलेगा। और ना सिर्फ ये कि नॉन वेस्टिंग है, बल्कि उनको सिर्फ एक ही साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एक्यूमुलेटिंग तो है कि उनको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन बस सिर्फ एक साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन 2 बनाया ना, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता था जिसमें ये एक साल की लिमिट ना होती, लेकिन जो इस सवाल से आप सीख जाएंगे तो वो फिर उस सवाल पे भी लग सकता है। एक साल की लिमिट है, यानी अगर 2019 में उसने कुछ छुट्टियां नहीं की तो इन एनी केस उसको 2020 में पूरी करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं की तो जाया हो जाएंगी। और जो छुट्टियां अलाउ होती हैं, एम्प्लॉयर बड़े तेज हैं, वो कहते हैं कि लाइफो बेसिस पे होंगी अलाउ। क्या मतलब? अगर 2019 में उसको अलाउड थी 30, ऐसी खुद ही फिगर बनाइए, और इसमें से उसने 22 कर ली, 8 कैरी फॉरवर्ड हो गई। अब 2020 में अपनी 30 छुट्टियां तो हैं और उसके अलावा ब्रॉड फॉरवर्ड 8 और हैं। फाइफो क्या होता? पहले पुराना वाला फिर नया वाला, लाइफो पहले नया वाला फिर पुराना वाला। तो एम्प्लॉयर कह रहा है कि अगर तुम 2020 में छुट्टियां करोगे तो तुम्हारी पहले ये वाली छुट्टियां काउंट होंगी, जब ये पूरी कर लोगे फिर तुम्हें इन 8 में से एक्स्ट्रा छुट्टियां अलाउड होंगी। एम्प्लॉयर ये शरारत क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर वो ये पूरी नहीं कर सका एम्प्लॉय, तो ये वाली वैसी एक्सपायर हो जाएंगी। लेकिन अगर उसने पहले इसमें से अवेल करवाई होती तो ये तो एक साल और कैरी हो सकती थी। तो एम्प्लॉयर ने पॉलिसी रखी कि लाइफो बेसिस है कि जिस साल भी वो छुट्टी लेगा पहले उस साल की एंटाइटलमेंट से छुट्टी होगी। अगर वो 30 पूरी की पूरी अवेल कर गया तो चलो ठीक है, वो 38 छुट्टियां भी कर सकता। लेकिन अगर ये 30 पूरी नहीं कर सका, 27 की, तो अगले साल कितनी जाएंगी? अगर 27 छुट्टियां कर सका सिर्फ, अगर वो 27 कर सका तो 8 पुरानी भी हैं, 3 इसमें से बच गई, लेकिन ये 3 कैरी फॉरवर्ड होंगी, ये जाया हो जाएंगी। ये मतलब है इस बात का कि लीव्स लाइफ ऑफ बेसिस पे अलाउ होती हैं, पहले करंट ईयर एंटाइटलमेंट से अलाउ होंगी, उसके बाद अगर है तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड में से अलाउ होंगी। एम्प्लॉय की सैलरी पर डे 1000 है, जो कि पिछले साल 800 थी। ईयर एंड पे 100 लोगों की जो छुट्टियां थी वो 240 थी जो कैरी फॉरवर्ड हुई थी। अब 2020 में आते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था? 240 पर डे 1000 क्या 800? 800 कितना हो गया? 192 192
अच्छा, अब अगले साल क्या हो रहा है 2020 में? रेट तो चलन चेंज हो गया, लेकिन जो लोगों ने छुट्टियां की, क्या वो ये पुरानी छुट्टियां अवेल कर पाए? 2020 में ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉय ने 3 छुट्टियां अवेल की, तो वो तो 2020 वाली भी पूरी नहीं कर पाए, तो पिछली वाली क्या हुआ? जाया हो गई। तो पहले इनको तो रिवर्स कर देते हैं ना, क्योंकि ये तो जाया हो गई, एक्सपायर हो गई, तो इनको कर देंगे हम रिवर्स। तो ये जो 240, ये जो 192 है, ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो गया क्योंकि खत्म हो गया। देखें 2020 में उनको 5 मिली थी, 3 छुट्टियां कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो वो 5 पूरी करते तो ब्रॉड फॉरवर्ड इस्तेमाल होती ना, तो उन्होंने नहीं की 5 पूरी, तो इसका मतलब है कि ये ओपनिंग वाली जाया हो गई, तो ये वाला रिवर्स हो जाएगा, लायबिलिटी डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। अब आते हैं 2020 के एंड पे। चूंकि 2020 में उनको 5 अलाउड थी और उन्होंने कितनी की? 3, कितनी रह गई? 2। अब इन 2 छुट्टियों से हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या पड़ सकती है? अगले साल उनको 5 छुट्टियां अलाउड थी, तो उन्होंने हमसे लेट से 295 दिन काम करके 300 दिन के पैसे ले लेने थे। ये वाली बात दोबारा सुने, 2021 में उनको 5 छुट्टियां अलाउड थी, यानी 300 वर्किंग डेज में से उन्होंने 295 दिन काम करना था और 300 दिन के पैसे ले जाने थे। 2020 कैरी फॉरवर्ड 2 होने से क्या हो जाएगा? अब अगले साल वो 7 छुट्टियां कर सकते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे पड़ रही है? हमने 295 दिन उनसे काम लेना था और 300 दिन के पैसे लेने थे, अब हम सिर्फ 293 दिन काम ले पा रहे होंगे उनसे, वो 2 एक्स्ट्रा छुट्टियां कर जाएंगे। वो 2 एक्स्ट्रा छुट्टियां क्यों करेंगे? क्योंकि 2020 में उन्होंने काम ज्यादा कर लिया था, तो 2020 में काम करने की वजह से हमें वो 2021 में एक्स्ट्रा कॉस्ट कर जाएंगे ना। ये बात दोबारा सुनिए, 2020 में देखें हमने 5 छुट्टियां अलाउ की हुई हैं, इसका मतलब है कि 300 वर्किंग डेज में से हम उनसे काम लेते हैं 95, 5 दिन करते हैं वो छुट्टी, कैश पूरे 300 का ले जाते हैं। अब अगर उन्होंने 2020 में 2 दिन ज्यादा काम कर लिया कि कम काम कर लिया? ज्यादा काम कर लिया ना। 2020 में अगर उन्होंने 3 छुट्टियां की तो 2 छुट्टियां नहीं की ना, 2020 में वो ज्यादा काम कर गए। अब 2020 में काम ज्यादा कर गए, लेकिन 2021 में क्या होगा कि वो 2021 में छुट्टियां ज्यादा कर जाएंगे, तो उनका 2021 में ज्यादा छुट्टियां कर जाना हमें कॉस्ट करेगा ना। क्या क्यों कॉस्ट करेगा? काम वो 293 दिन कर रहे होंगे, पैसे पूरे 300 दिन के ले रहे होंगे, तो ये हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों करेगा? क्योंकि 2020 में उन्होंने एक्स्ट्रा काम कर दिया। तो 2020 में जितनी छुट्टियां अवेल नहीं की, उनमें से हमें देखना पड़ेगा कि क्या लाजमी 2021 में वो छुट्टियां करेंगे या जाया हो जाएंगी। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस बात की प्रोबेबिलिटी? कि कितने चांसेस हैं कि वो 21 में छुट्टियां अवेल करेंगे कि जाया करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी। तो सवाल में क्या है, इन 100 लोगों में से 100, हाँ, इन 100 लोगों में से 2021 में 70% चांस है, या कह ले 70 लोग हैं जो पूरी 5 छुट्टियां करेंगे सिर्फ, या उससे भी कम। अच्छा, 5 या 5 से कम छुट्टियां करने से क्या होगा? ये वाली जाया हो रही होंगी, ये वाली जाया हो जाएंगी ना। तो इन 2 दिन के एक्स्ट्रा काम करने से कल को हमें वो एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहे हैं। अगर ये 2 छुट्टियां, अगर एम्प्लॉय 2021 में भी 5 दिन ही काम करें, सॉरी 5 दिन छुट्टी करें, ज्यादा छुट्टियां ना करें, तो ये 2 जाया हो जाएंगी ना, है ना। तो इस 2020 में उनका ज्यादा काम करना हमें 2021 में एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं कर रहा, तो हम कोई एक्सपेंस नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी आपने कहा कि लेस ऑफ बेसिस में पहले 5 वाली बिल करेंगे, जब सारी बिल कर ली, हाँ, तो उसने 5 छुट्टियां की हैं सिर्फ, ठीक है, ये 2 भी तो भी करेंगे नहीं, सिर्फ 5 छुट्टियां की हैं, तो फिर वो जाया कर देगा ना। तो इसका मतलब उसकी छुट्टियां अगर 21 में हमें नजर आ रहा है कि नहीं जाया हो जाएंगी,
तो हमें फिलहाल कोई एक्सपेंस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं लग रहा है कि नहीं 2021 में जाया नहीं होंगी, वो इनको अवेल कर जाएगा, तो जितने दिन अवेल कर जाएगा उसको हमें एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। ये बात थोड़ी मुश्किल है, मैं दोबारा बताता हूं। 2020 में 2 दिन छुट्टियां कम की हैं, तो वो 2020 में 2 दिन छुट्टियां कम करके 2 दिन ज्यादा काम कर गया। अगर वो 2021 में एक्स्ट्रा छुट्टियां कर जाएगा, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो जो 21 में उसने हमें फायदा देना था वो 20 में ज्यादा दे गया ना। जो 2 दिन उसने 21 में काम करना था वहां से निकल के 20 में काम कर रहा है, तो एक्सपेंस भी 21 से शिफ्ट करके 20 में आना चाहिए ना। लेकिन ये तब अगर वो 21 में छुट्टियां एक्स्ट्रा कर जाएगा तो। लेकिन अगर एक्स्ट्रा छुट्टियां 21 में नहीं करेगा और वो ये जाया कर जाएगा, तो हमें 20 में इन 2 दिनों का एक्सपेंस बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमें लगता है कि वो अगले साल 7 छुट्टियां कर जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो इन 2 दिनों का फायदा 21 में हमसे लेगा। तो आज 2 दिन ज्यादा काम करना हमें कल को एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा। क्या कॉस्ट करेगा? हमें उनको बैठे बैठाए छुट्टियां देनी पड़ेंगी, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारा एक्सपेंस बनेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को हजम करने में मुश्किल हो रही है तो उसको आसान लफ्ज़ों में याद रख लेते हैं कि इस साल की कैरिड फॉरवर्ड वो छुट्टियां जिनका अगले साल में इस्तेमाल होगा वो हमारा आज एक्सपेंस बनेगी। लेकिन अगर आज की कैरी फॉरवर्ड छुट्टियां कल इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी, जाया हो जाएंगी, तो बस वो जाया ही हो जाएंगी, तो एक्सपेंस किस बात का? वेस्टिंग में जाया होने वाला क्यों हम नहीं देख रहे थे? वेस्टिंग में हम जाया होने वाली बात क्यों नहीं देख रहे थे कि छुट्टी जाया हो जाएगी, अवेल नहीं करेगा? क्योंकि वेस्टिंग के अंदर छुट्टी जाया का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। या उसने छुट्टी एक्स्ट्रा अवेल करनी थी या हमसे पैसे ले जाने थे, तो हमें कॉस्ट करनी ही करनी थी। लेकिन नॉन वेस्टिंग के अंदर हमें ये छुट्टी कैरी फॉरवर्ड कर देना कब कॉस्ट करेगा? जब कल को वो एक्स्ट्रा अवेल करेगा तो। और अगर कल को एक्स्ट्रा अवेल नहीं करेगा, इसको जाया कर देगा, तो बस ठीक है, हमें कोई एक्स्ट्रा छुट्टी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। तो नॉन वेस्टिंग के केस में, नॉन वेस्टिंग एक्यूमुलेटिंग यानी कैरी फॉरवर्ड, लेकिन नॉन वेस्टिंग हमें इसकी छुट्टियां होना कैरी फॉरवर्ड कब कॉस्ट करेगा? जब वो अगले साल अवेल करेगा तो। और अगर अगले साल अवेल नहीं करेगा, जाया कर देगा, तो हमारी जान बच जाएगी। ये एडिशनल कॉस्ट वाली बात समझ आ रही है ना, कि वो 2 दिन अगर 2020 में ज्यादा काम कर रहा है तो उसकी वजह से वो 21 में 2 दिन कम काम कर रहा होगा, तो वो काम कम कर रहा होगा, 21 में पैसे हमसे पूरे लेके जा रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 2021 में से कुछ एक्सपेंस उठा के 2020 में ला रहे हैं। हाँ, तो एक्यूमुलेटिंग और वेस्टिंग हो, तो फिर तो हमें पक्का एक्सपेंस पड़ेगा, क्योंकि या तो कल वो छुट्टी कर जाएगा या पैसे ले जाएगा, तो हम उससे जान नहीं छुड़ा सकते। इसलिए एक्यूमुलेटिंग और वेस्टिंग हम एक्सपेंस और लायबिलिटी इन एनी केस बना रहे हैं। लेकिन अगर एक्यूमुलेटिंग है और नॉन वेस्टिंग है, एक्यूमुलेटिंग है और नॉन वेस्टिंग है, तो हमें एक्सपेंस इन एनी केस पड़ेगा नहीं। हमें कॉस्ट तब करेगा, हमें तकलीफ तब होगी, हमें छुट्टियां तब चुभेंगी जब वो अगले साल इन कैरी फॉरवर्ड छुट्टियों को अवेल कर जाएगा। तो 2020 में लोगों की 100 लोगों की कैरी फॉरवर्ड छुट्टियां कितनी हैं? 2। लेकिन इन 100 में से सिर्फ 30 लोग हैं जो इन 2 छुट्टियों को अवेल करेंगे। तो फिर हमें एक्सपेंस भी किनका बनाना चाहिए? सिर्फ इन 30 लोगों का। तो 30 लोग, 2 छुट्टियां और 1 छुट्टी 1000 रुपए की। तो हमें 2020 के एंड पे लायबिलिटी बनानी चाहिए 60,000। तो 2020 में हम 60,000 की एक्सपेंस और लायबिलिटी बना लेंगे। अच्छा, इस सवाल में नहीं है, वैसे आपको
इस सवाल की रिक्वायरमेंट में नहीं था, वैसे आपको एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, इस सवाल के साथ ही आगे ध्यान में। अगले साल इसको पैसे 300 दिन के मिल रहे होंगे ना, 1000 रुपए के हिसाब से। एक बंदे की अगर मैं बात करूं, एक बंदे की अगर इसके 300 वर्किंग डे हैं, तो एक बंदे को अगले साल 1000 रुपए पर डे मिल रहे होंगे ना, तो उसको पैसे कितने मिलेंगे? 3 लाख। कैश क्रेडिट 3 लाख। और वो पिछली जो लायबिलिटी बनाई हुई थी, ये हम डेबिट कर रहे होंगे, यानी 2 दिन की लायबिलिटी हम डेबिट कर रहे होंगे। वो जो 2 दिन की हमने लायबिलिटी बनाई है ना, पिछले साल लायबिलिटी बनाई है ना, अगले साल ये डेबिट हो रही होगी, और इसकी वजह से एक्सपेंस 298 पड़ रहा होगा। तो हो क्या रहा है कि 2021 में जो एक्सपेंस 3 लाख का आना था, उसमें से एक पोर्शन 2020 में रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि 2020 में वो मेहनत कर गया जो 2021 में अब छुट्टी करेगा आके। 2020 में एक्सपेंस करेगा वो 2 दिन जो 2020 में एक्स्ट्रा लगा गया, अब 2021 में कम लगाएगा ना, तो मेहनत वो 2020 में दे गया, तो एक्सपेंस भी हमें थोड़ा सा 2020 में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये वो 2020 में रिकॉर्ड किया, इसलिए 21 का एक्सपेंस 298 रह गया। ये हो गई अक्यूम्युलेटिंग। अब आते हैं नॉन अक्यूम्युलेटिंग। ये क्वेश्चन हो गया, बस यही पूछा था कि 2020 का एक्सपेंस और लायबिलिटी। तो 2020 में पहले तो हम पिछले को रिवर्स करेंगे क्योंकि ये जाया हो गई, और इतना मजीद एक्सपेंस बनाएंगे। ये अभी नहीं आ रहा समझ क्या? हटा दूं? अगर है नॉन एक्यूमुलेटिंग, अगर नॉन एक्यूमुलेटिंग है, अगर नॉन एक्यूमुलेटिंग है, नॉन एक्यूमुलेटिंग क्या होंगे? यानी जिस साल की छुट्टियां थी उस साल में पूरी कर गया तो ठीक है, नहीं की तो बस जाया हो जाएंगे। यानी अगर साल में हमने उसको 300 दिन के पैसे देने हैं, 5 छुट्टियां अलाउड हैं, तो हम उससे 295 दिन काम लेके 300 दिन के पैसे दे रहे होंगे। अगर उसने इन 5 दिनों में काम कर लिया तो उसको हमको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। दोबारा सुने, साल के 300 दिन हमने उसको पैसे देने, 5 छुट्टियां अलाउड हैं, यानी 295 दिन काम करेगा, पैसे 300 दिन के लेगा। अगर वो इन 5 छुट्टियों को अवेल नहीं करता और इन 5 दिनों में भी वो आ जाता है, तो इन 5 छुट्टियों को कैश दे देंगे हम उसको? नहीं। ये 5 छुट्टियां अगले साल मिल जाए? नहीं, नहीं की तो जाया। तो अगर वो इन 5 छुट्टियों में काम कर भी रहा है तो करता रहे।
हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। तो ये अगर नॉन एक्यूमुलेटिंग है तो ये एक्सपेंस बन जाती है ऑटोमेटिकली जब हम पूरे 300 दिन की सैलरी एक्सपेंस बना देते हैं। देखें, अब चाहे हम 300 दिन की सैलरी एक्सपेंस बना रहे हैं, काम चाहे वो 295 दिन कर रहा है, चाहे 296, चाहे 297, चाहे पूरे 300, सैलरी तो हमें 300 ही की पड़ रही है ना। तो हम बस 300 की सैलरी एक्सपेंस बनाएंगे और हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं कर रहा होगा। तो ये जो नॉन एक्यूमुलेटिंग है, इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। जब नॉर्मली सैलरी रिकॉर्ड होती है तो ये उसके अंदर कवर्ड है। तो नॉन एक्यूमुलेटिंग वाली अंग्रेजी पढ़ लें, पेज 2 के ऊपर लास्ट। तो एंटिटी की कोई लायबिलिटी नहीं है, छुट्टियां कर जाएगा तो बस ठीक है, तो एक्सपेंस बन जाएगा। अच्छा, एक्सपेंस भी कैसे बन रहा है? इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं बन रहा। पूरे साल की सैलरी प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेने में ये 5 दिन का एक्सपेंस कवर हो गया। देखें, पूरे साल में वो 295 दिन काम कर रहा है, 5 दिन छुट्टी करनी है नहीं करनी उसकी मर्जी। हम पूरे साल 300 दिन का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो इन 5 दिनों की छुट्टी का एक्सपेंस कवर हो गया जब हमने 300 दिन का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये हो गए शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, सॉरी ये हो गए कंपनसेटेड एब्सेंसेस। समीर, ये कितने बजे शुरू किया था? अब आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग पे, पेज नंबर 3, प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनसेटेड एब्सेंसेस ओके। प्रॉफिट शेयरिंग पे आते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग ये है कि अगर हमने अपने एम्प्लॉइज को कहा हुआ है कि आप बड़े ही मेहनती लोग हैं, बड़े कीमती लोग हैं हमारे लिए, तो आप मेहनत करेंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा, और अगर आप ही की मेहनत से हम कमाएंगे तो फिर आपको भी खिलाएंगे। तो हम उनको अपने प्रॉफिट्स में से हिस्सेदार बना लेते हैं। ये जो प्रॉफिट का हिस्सा हम अपने एम्प्लॉइज को दे रहे होंगे, ये हम डिविडेंड बांट रहे होंगे। डिविडेंड क्या होता है? वो भी तो प्रॉफिट का हिस्सा होता है। वो भी तो प्रॉफिट का हिस्सा होता है। वो ओनर्स को होता है, शेयर होल्डर्स को। ये हम लोग मुलाजमों में बांट रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है। हम अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को उनकी मेहनत का रिवॉर्ड दे रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस है, ये डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड तो ओनर्स को होता है। तो हम अपने एम्प्लॉइज के साथ अगर कोई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये हमारे एम्प्लॉइज की सर्विसेज की कॉस्ट है। इसकी अमाउंट कब पता चलेगी? तो वो तो साल के बाद ही पता चलेगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि उन एम्प्लॉइज को हम जब प्रॉफिट शेयर देते हैं तो कुछ शर्तें लगा देते हैं। शर्तें लगाने से मुराद ये है, हम उनको कह देते हैं कि अगर 2020 में तुमने मेहनत की और 2020 के प्रॉफिट्स में तुम्हारा हिस्सा बिल्कुल बनता होगा, लेकिन तुम ये ना हो कि 2021 के पहले दिन ही भाग जाओ पैसे लेके, तुम्हें 2021 भी आधा गुजारना पड़ेगा। दोबारा सुने, अगर एक सेल्स के मैनेजर को, सेल्स टीम को हमने कहा कि आप अच्छी सेल्स करवा दें, हम आपके जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें आपको हिस्सा देंगे। अब उनको ये हिस्सा जो मिलेगा ना, वो 2020 खत्म होते साथ ही नहीं मिलेगा। हम कहेंगे कि तुम 2021 आधा गुजारोगे तो 2020 का हिस्सा मिलेगा। अच्छा, अब इसमें एम्प्लॉइज के लिए क्या मजबूरी बन जाती है कि अब अगर वो 2021 भी गुजारेगा आधा, और 2021 में भी उसने मेहनत तो की होगी क्योंकि काम का बंदा है, तो वो जब आधा गुजारने के बाद अपनी 20 की मेहनत का सिला लेके जा रहा होगा तो सोचेगा यार 2021 तो मैंने आधा गुजार ही लिया है, ये मैं अपनी मेहनत क्यों जाया करूं, तो मैं 2021 भी पूरा लगाता हूं। तो इस तरह वो रिटेन रहते हैं।
वरना 2020 अच्छा किया, 2020 अच्छा करने के बाद शाम को पैसे पकड़े, अगली सुबह निकल गया। तो कंपनीज रिटेन करने के लिए क्या करती हैं, शर्त रख देती हैं कि आपको कुछ अरसा रुकना पड़ेगा। तो अगर प्रॉफिट शेयर लेने के लिए कुछ अरसा रुकने की शर्त है, अच्छा उससे पहले ये रुकने की शर्त से पहले पिछली बात मैं जरा कंप्लीट तो कर लूं, वो तो कंप्लीट ही नहीं हुई थी। हमने साल के एंड पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, 2020 खत्म हुआ, ऑडिट के लिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करनी है, प्रॉफिट निकल आया और उसका हमने लेट से 20% अपने मुलाजमों में बांटना था, तो 20% की अमाउंट हमने निकाल ली। इस 20% की क्या एंट्री करेंगे, एक्सपेंस बना देंगे और बोनस पेबल क्रेडिट कर देंगे। और पेबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है पैसे देना। क्यों जिम्मेदारी है, हमने उनसे वादा किया हुआ है। तो ये आयत 37 वाली थोड़ी बहुत बात लग गई कि हमारी ऑब्लिगेशन बन गई, हमने ऐलान कर दिया था, उन लोगों ने सर्विस दे दी थी, तो हमारी ऑब्लिगेशन बन गई। तो हम ईयर एंड पे आके इसको एक्सपेंस डेबिट और बोनस पेएबल क्रेडिट कर लेंगे। यहां तक बात ओके। अच्छा अगली बात, वो मैं बात कंप्लीट किए बगैर ही आगे चला गया था। अगली बात ये कि अगर हमने अपने एम्प्लॉयज को ये शर्त रखी है कि आपने अगर बोनस लेना है प्रॉफिट का हिस्सा, तो कम से कम 6 महीने गुजारे होंगे अगले साल के, तो बोनस मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि 2020 का इनाम है, लेकिन मिलेगा तब अगर वो 2021 के भी मिड तक रहा तो, वरना उसका इनाम जाया हो जाएगा। अब वो जो इनाम जाया होगा तो हमारे बचत हो जाएगी। तो हमें जब ये एक्सपेंस डेबिट और बोनस पेएबल क्रेडिट की एंट्री करनी है, तो हमें ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि क्या वाकई सबको हमें बोनस देना पड़ेगा या कुछ जान भी बच जाएगी। अगर जान बचती नजर आ रही हो तो आज हम एक्सपेंस ही कम रिकॉर्ड करेंगे। ये आप पेज 3 के ऊपर, पेज 3 पे ये जो प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस प्लान है, इसमें शुरू में पॉइंट 1 ये भी बता दिया आपको और पॉइंट 2 भी बता दिया। ये पढ़ लें, फिर सवाल के साथ और बेहतर समझाऊंगा। और पॉइंट 3 भी पढ़ लेना और जो उसके नीचे डब्बा है वो भी पढ़ लेना, ये भी बता दिया मैंने। यानी मैंने ये प्रॉफिट शेयर प्लान पूरा बता दिया। ये पढ़ लें, फिर सवाल कराता हूं उसका। हाँ जी, क्या ये वो I-37 वाली जैसी चीज आ गई ना, कि अमाउंट का अंदाजा लगाने के लिए कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा पास्ट। अच्छा ये जो बाकी लोग भी सुन लें, ये जो पॉइंट नंबर 3 का सी लिखा हुआ है कि पास्ट प्रैक्टिस से हमें अंदाजा मिल रहा है कि हम कितने की ऑब्लिगेशन बनाएं। अगर हमारी पास्ट प्रैक्टिस है कि बहुत सारे लोग छोड़ जाते होते हैं, तो हमारा हर दफा ही जो टोटल बोनस देना बनता है उसमें से 10-20% बच ही जाता होता है। क्यों 10-20% बच जाता होता है? क्योंकि लोग छोड़ जाते हैं। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, तो हम इस पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे सिर्फ बोनस के 80% को एक्सपेंस बना रहे होंगे। हमारे पास्ट से साबित हो रहा है कि हम अपनी जगह पर सही हैं। ये लिखा हुआ है सी के अंदर। ठीक है, चलें क्वेश्चन 3 पढ़ लें।
जी सर ये जो टारगेट प्रॉफिट होता है, सर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ हाँ, पैट पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नहीं नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है, यानी ये कोई रूल नहीं है, कंपनी की मर्जी। वो जीपी से भी खुश होकर बांट सकते हैं, तो कंपनी की मर्जी ना कि वो इनाम किस प्रॉफिट को देख के बांटना चाह रहे हैं। वो हो सकता है कहीं जी हमारा कैश फ्लो इतना आ गया तो बांट देंगे, तो ये कोई रूल नहीं है। हमने 2019 में टारगेट रखा था कि 8 मिलियन प्रॉफिट तो हमारा होगा, और साथ अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स भी एम्प्लॉइज ही होते हैं, अगर वैसे तो ओनर्स होते हैं डायरेक्टर्स, लेकिन कंपनी में अगर डायरेक्टर्स की सर्विसेज के पैसे उनको दे रहे हैं तो वो सैलरी ही होती है, वो एक्सपेंस होता है। तो हमने अपने सारे एम्प्लॉइज को कहा था कि जितना भी हमारे टारगेट से ऊपर आया, पहले उसके हकदार होंगे डायरेक्टर्स। पहले हम 10% डायरेक्टर्स में बांटेंगे। कितने डायरेक्टर्स हैं? तो अगर कोई चीज डायरेक्टर्स में बंट रही है, कोई चीज अगर 5 लोगों में बंट रही है और बराबर हिस्से बंट रहे हैं, तो एक हिस्से में कितना आएगा? अगर कोई चीज 5 लोगों में बराबर बंट रही है तो एक के हिस्से में 20% आएगा ना। ठीक है, 100 का अगर देखा जाए तो 20%, पांचवा हिस्सा आएगा हर एक के हिस्से में। तो हमने उनसे ये कहा कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको तो बटेगा 10%। किसका 10%? एक्सेस का। अच्छा, वो जो 10% बटेगा, लेकिन चूंकि शर्तें भी थी। शर्तें क्या थी? कि अगले साल जून तक रहना जरूरी है। अच्छा, 5 डायरेक्टर्स में से एक्सेस प्रॉफिट कितना आया? 2.5 मिलियन ना। हमने 8 मिलियन का टारगेट रखा था और 10.5 मिलियन कमा लिया, तो 2.5 मिलियन आया। अब ये जो हमने शर्त रखी है ना कि 2.5 मिलियन का 10% डायरेक्टर्स में बांटना है, और उसके लिए शर्त यह है कि डायरेक्टर्स अगले साल जून तक रुके हों। तो अगर 5 में से 4 लोग छोड़ गए, अगर 5 में से 5 डायरेक्टर है ना, अगर 4 लोग छोड़ गए, एक ही बच गया, तो ये सारा का सारा पैसा इसको नहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसको उतना ही मिलेगा जितना इसका बनता था। इसका कितना बनता था? 1/5 करके जो बनता था, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ। ये जो पहला बुलेट पॉइंट है ना कि डायरेक्टर्स को 10% मिलेगा, लेकिन वो इस तरह से होगा कि हर डायरेक्टर के हिस्से में 20% से ज्यादा नहीं आएगा। 20% कैसे? 5 लोग हैं तो हर एक के हिस्से में 1/5। तो अगर इन 5 लोगों में से सारे के 4 छोड़ गए तो सारा का सारा उस एक को नहीं मिल जाएगा, उस एक को 1/5 ही मिलेगा। यह मतलब है इस बात का। अच्छा, अब 10% तो इन डायरेक्टर्स में बांट दिया, बाकी रह गया 90%। इस बाकी बचे का 25% बाकी मुलाजमों में बांटा जाएगा। हाँ, तो 90 ना। एक्सेस में से 10 रखने के बाद बाकी
390, उसका 25% आम मुलाजमों में बांटा जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे लोग होंगे, इनमें से भी शर्तें हैं कि 30 जून तक रुकना जरूरी है। तो अगर फर्ज करें 2000 लोगों में बंट रहा है, तो इन 2000 में से अगर 100 छोड़ के चले जाते हैं तो उनका हिस्सा बाकी 1900 को मिल जाएगा? नहीं। तो इसीलिए हमने अंदाजा लगाया पास्ट को देख के कि सारे लोग रुकेंगे नहीं, एक डायरेक्टर छोड़ जाएगा और बाकी लोगों में से इतने छोड़ जाएंगे कि जो हमने 25% बांटने का सोचा था बस 21% बंट सकेगा। ये अंग्रेजी पढ़ के सारा देखें, मतलब समझ आना चाहिए। ये पूरे सवाल की अंग्रेजी से देखें, कहानी समझ आ रही है कि नहीं। जैसे इसमें डायरेक्टर को मैंने बता दिया कि 20% ईच जाएगा, सर प्राइस का नहीं बताया। पता नहीं ना कितने लोग हैं, कहां लोगों की वर्किंग करते जाके, तो इसलिए कह दिया कि इतने लोग हैं और उनमें से जितने निकल जाएंगे तो हमारी जेब से टोटल 21% बटा होगा। जो 25% बांटने का सोचा था बस 21% ही बांट सकेंगे। जैसे वो बड़ी ईद पे गोश्त बांटना है ना, तो एक टब भर के रखा हुआ गोश्त का, शॉपर बना बना के लोगों में बांट रहे हैं। अच्छा, सोचा था कि 15 लोगों में बांटना है, तो अगर उनमें से 3-4 लोग घरों में नहीं थे तो जो उनके शॉपर थे उनका गोश्त निकाल के भी जो बाकी 12 थे उनमें बांट देंगे? नहीं, तो वो टब में बचा रह जाएगा ना। देखिए, हमने टब रखा था लोगों में गोश्त बांटने के लिए, तो 15 घरों में बांटना था और सोचा था कि एक एक प्लेट भर भर के तो 15 घरों में बांट देंगे। तो अगर पहले ही 3 घरों में ताला लगा हुआ है तो 12 घरों में बांटना है, फिर तो उन 12 घरों में ज्यादा बांट देंगे? नहीं। तो इसलिए जितने घरों में बांटने का सोचा था तो 25% टोटल बंट जाना था, लेकिन चूंकि एम्प्लॉइज को छोड़ जाएंगे तो उसकी वजह से वो जो बांटना था 25, उसकी वजह से बस 21 ही बंट सकेगा, बाकी 4 बचत हो जाएगी। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। एक्सेस प्रॉफिट कितना है? 25 लाख ना। 10,500 हुआ है और 8 होना था तो 25 लाख। डायरेक्टर्स को इसका कितना हिस्सा बटेगा? 25 लाख का 10%, लेकिन चूंकि एक डायरेक्टर छोड़ जाएगा तो सिर्फ इतना ही बंट सकेगा। 5 में से बस 4 लोगों को मिलेगा। या ऐसे कह लें या ऐसे कह लें, हर बंदे को 20% मिलेगा, तो 4 लोग हैं तो 80%, कितना? 2 लाख। और जो बाकी अवामी इंप्लॉइज हैं, अदर इंप्लॉइज, इनको मिलना था 25 लाख के 90% का। 25 लाख के 90%, 90 कैसे? ये 10 हटाने के बाद इसका 25% मिलना था, लेकिन चूंकि हमें उम्मीद है कि काफी सारे लोग छोड़ जाएंगे तो एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि हम इसका सिर्फ 21% ही बांट सकेंगे। 472 तो हमें फिर 672,500 इतने की बोनस एक्सपेंस डेबिट और बोनस पेएबल क्रेडिट। बोनस एक्सपेंस डेबिट और बोनस पेएबल क्रेडिट।
मेरे बॉस में लेबर बहुत बड़ी थी सर, वो ये आपको एम्प्लॉइज का पॉइंट वो लेबर एक ही बात है, वो लेबर ही एम्प्लॉइज ही होते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स खत्म, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स बस, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स खत्म। तो अब ऐसा करें कि एक ब्रेक करते हैं और फिर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट शुरू करते हैं और इस लेक्चर 13 का सबक सुनते जाएं। कौन सी सुनाई थी मैंने लास्ट टाइम? समीर पॉज करना जरा। तिरमिज़ी में रिवायत है, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें उसकी खबर ना दूं जो आग पर हराम है या आग उस पर हराम है? हर उस शख्स पर, अब ये जवाब भी आपसे खुद ही दे रहे हैं, हर उस शख्स पर जो करीब यानी एक्सेसिबल है, ये नहीं कि बड़ा मुश्किल, अभी बड़ी मुश्किल तक पहुंचना पड़ता है उस तक, बड़े उसने प्रोटोकॉल सेट किए हुए, बड़े नखरे बनाए हुए, नरम खू सॉफ्ट स्पोकन है और आसान है। यानी अगर हम दूसरों के लिए आसानी कर रहे हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, उनको हमसे बात करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही, तो आग उस शख्स पर हराम है। अब हम लोग, चूंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें हम जरा पोजीशन के एतबार से, स्टेटस के एतबार से अफसर लोग होते हैं, तो इसमें हम अपने गिरबानों में झांक के देख लें कि क्या हम अपने जूनियर्स के लिए, अगर हम मैनेजर्स हैं, अगर हम किसी भी फंक्शन के, डिवीजन के, डिपार्टमेंट के हेड हैं और हमारे को सबऑर्डिनेट हैं, तो क्या हम लोगों के लिए आसानी कर रहे हैं या उनके लिए मुश्किल कर रहे हैं? और आर्टिकल्स में मैंने इस चीज को देखा है, क्योंकि मैं सीए आर्टिकल करके बना हूं, पैदाइशी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, कि जो सीए फर्म में स्पेशली माहौल होता है, अपने से जूनियर की मुश्किल ही की जाती है, उसके लिए मुश्किल ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जरा स्टाइल होगा, है उसके, वो जरा ट्रेन होगा, उसकी तरबियत हो जाएगी। पहले अपनी तरबियत तो करा लो भाई। किसी की आसानी करना असल तरबियत है, किसी के लिए मुश्किल करना तरबियत नहीं है। हम अपनी तरफ से अपने जूनियर को ट्रेन कर रहे हैं, उसके लिए मुश्किल करके अपने लिए मुश्किल करने शुरू कर दिए हमने। तो दूसरों के लिए आसानी करनी है, क्लाइंट्स को तंग नहीं करना, उनके लिए आसानी करनी है, क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानी कर रहा है, आसानी, उस पर आग हराम है। चलें ब्रेक के बाद मिलते हैं।